Yes, this is the first question. What is saying? A particle executing SHM has maximum speed 30 centimeter per second, V max 30 centimeter per second, and maximum acceleration 60 centimeter per second. So A max 60 centimeter per second square should be there, na? Acceleration centimeter per second square should be there. The period of oscillation is, हमें फाइंड आउट करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t. Okay, so we know t equal to 2 pi by omega. Now 2 pi is constant. 2 pi is constant. I want the value of omega. अब देखिए ये v max and a max. a max क्या होता है? a max equal to a omega square divided by v max is what? a omega. a cancel, omega omega cancel, so it is what? Omega. So a max by v max किया तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा ना. a max 60, v max 30 इक्वल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा है 1/2. अब देखिए सेंटीमीटर दोनों का यूनिट है, रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एज इट इज हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं. नाउ t इक्वल टू 2 pi by omega. Omega is what? 1/2. किससे मैच होगा? हमें क्या फाइंड करना है? पीरियड फाइंड करना है ना. a max a omega square, v max 30 centimeter per second, a max by v max a omega square by a omega. सो ओमेगा कितना आया? 1/2 ही आया ना. एंड t is what? 2 pi by omega. t इक्वल टू 2 pi डिवाइडेड बाय ओमेगा. अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज 60/30 ना. सो डिवीजन में है तो 30/60 आएगा. 1 2, सो 2 2 विल गेट कैंसल, पाई आएगा. टाइम पीरियड कितना आएगा? पाई सेकंड आएगा. ओके, सो इट इज 2. यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी पाई सेकंड आएगा. कोई भी मेथड से करो आप कैलकुलेशन, डजेंट मैटर. यहाँ पे 1/2 नेट 2 आना चाहिए ना. ओमेगा 2 आएगा रेडियन पर सेकंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. ओके, यहाँ पे क्या किया हमने? ए मैक्स का फॉर्मूला यूज किया है, ए ओमेगा स्क्वायर. वी मैक्स का फॉर्मूला यूज किया है, ए ओमेगा. ए कैंसल, ओमेगा ओमेगा कैंसल, बचा क्या? ओमेगा. सो आई गॉट ओमेगा इक्वल टू क्या? ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स. ए मैक्स 60, वी मैक्स 30, इट इज 2. ओके, नाउ इट इज 2 पाई बाय ओमेगा ना. 2 पाई बाय ओमेगा, 2 2 कैंसिल, बच गया पाई. पाई सेकंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. A block of mass 2 kg, mass is given 2 kg, is attached to the spring of spring constant 50 Newton per meter. K कितना है? 50 Newton per meter. The block is pulled at a distance of 5 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0. देखिए इस ब्लॉक को पुल किया है 5 सेंटीमीटर तक. द ब्लॉक इज पुल टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 से कहाँ तक पुल किया है उसको? 5 सेंटीमीटर तक. इसको हम बोलेंगे x इक्वल टू 0. कहाँ तक पुल किया है उसको? 5 सेंटीमीटर तक.
ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, फ्रॉम टी इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी, टी पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, यहाँ पे इक्वेशन दिया है। ओके, मतलब मुझे सीधे सीधे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाना है टी टाइम के लिए, मतलब कुछ तो टाइम हमें वो देगा टी, और उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हम जो लॉजिक यूज करेंगे, इट शुड बी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज आवर बेसिक लॉजिक जो जनरली हम यूज करते हैं। अब देखिए इस पोजीशन से यहाँ तक गया या फिर इस पोजीशन से यहाँ तक जा सकता है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर, क्योंकि ये यूनिट देखिए, 0.5 ये यूनिट देखिए ऑप्शन ए। मीटर है, सबके यूनिट मीटर है, इसलिए मुझे एम्पलीट्यूड को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मुझे जो इक्वेशन बनाना है यहाँ पे, इक्वेशंस आप देखिए, एम्पलीट्यूड 0.05 दो ऑप्शन में है, ए एंड बी, इसमें से मेरा आंसर होना चाहिए। अब देखिए साइन तो एक ही इसमें, सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देखिए आप इस प्रॉब्लम को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। वापस से इसका रीज़न सुनिए, आप इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 है जब t है 0, और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ तक गया है हार्डली, मतलब ये 5 सेंटीमीटर कौन हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। अब देखिए उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि ब्लॉक कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से उसको खींचा गया है, मतलब ये मीन से एक्सट्रीम तक गया है। मतलब मेरा रिलेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आएगा ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 0.05 मीटर आएगा वो, सो x इक्वल टू 0.05। नाउ साइन आएगा क्योंकि मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, ओमेगा निकालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर में ये ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए आपने अगर कोशिश की कि ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम आता है। ओके, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के इज गिवन 50, एम इज गिवन 2, सो इट इज 25, अंडर रूट 25 है, सो ओमेगा आएगा 5, सो एक्स इक्वल टू 0.05 साइन 5t मीटर। ऐसे अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर सकते हैं, पर जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो शॉर्टकट में इसको हम गेस करके ही डायरेक्टली आंसर को टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन डी इधर ही कट हो गया, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड की वजह से ऑप्शन डी कट हो गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0.05 है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया है, मीन टू एक्सट्रीम साइन होना चाहिए। ऑप्शन सी भी यहाँ पे कैंसिल हो गया एम्पलीट्यूड की वजह से, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। शॉर्टकट में गेस करके उसको टिक कर सकते हैं आप डायरेक्टली। देखिए अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा शॉर्टकट में आंसर गेस करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारा अभी प्रैक्टिस किया है। नाउ फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड since of revolution and the initial positions are indicated in the figure. The simple harmonic motion of x projection of the radius vector for rotating particle p is, मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको गेस करना पड़ेगा। देखिए ये जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके बारे में सब पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में। जैसे कि पीरियड दिया है उसने 1 सेकंड, यहाँ पे पोजीशन पी पे है, रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 45,
अब देखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दो चीजें होती है। जब क्लॉकवाइज पार्टिकल घूमता है ना, क्लॉकवाइज, तो हमेशा इक्वेशन इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे आएगा, तो उस इक्वेशन को हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पे गेस करना है। क्लॉकवाइज जब पार्टिकल घूमता है तब वहां पे डेफिनेटली आना चाहिए साइन। ओके, और जब पार्टिकल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे आता है हमेशा कोसाइन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा? कोसाइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायग्राम में डायरेक्टली शो किया है, मतलब मेरा आंसर जो स्टार्ट होगा वो कॉस से स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है। ओके, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा एंड ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी में से मेरा आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करनी पड़ेगी ए एंड डी में से। नाउ हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर फाइव होगा तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, नहीं तो फिर ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ पे दोनों तरफ भी फेज है, दोनों जगह पे यहाँ पे फेज दिया हुआ है, एंड यहाँ पे क्या है? प्लस फाइव है। इट इज प्लस फाइव, मतलब मुझे ऑप्शन ऐसा चाहिए कि जहाँ पे प्लस होगा। एंड फाइव कितना है? फेज कितना है? 45 डिग्री। सो इट इज पाई बाय 4 ना। 180 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स इट इज 45 डिग्री, मीन्स इट इज पाई बाय 4। सो इस हिसाब से x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। इस तरीके का ऑप्शन मुझे टिक करना पड़ेगा। इट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए बाकी के पैरामीटर्स में आप नहीं गए तो भी यहाँ पे चलेगा। एम्पलीट्यूड मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक आएगा एसएचएम करते हुए। सो एम्पलीट्यूड 2 है यहाँ पे। कॉस आएगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। अगर ओमेगा निकालना होगा आपको तो निकाल के देखना है ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी ना। सो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। टी इज 1, टी 1 दिया है, सो ओमेगा कितना आएगा? इट इज 2 पाई। देखिए यहाँ पे आप इसको वाइंड अप करके फिनिश कर दो, पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। सो एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है? 2 कॉस ओमेगा कितना आया? 2 पाई स्मॉल टी प्लस पाई बाय 4। सो 2 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शॉर्टकट में भी उसको टिक कर सकते, पूरा निकाल के भी कर सकते, शॉर्टकट में ही कोशिश करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ गया है। A particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A and B 10 सेंटीमीटर अपार्ट। A एंड B का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। A से B जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेने को उसने बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए और कुछ डिस्टेंसेस भी उसने यहाँ पे दिए हैं। नाउ आई विल रीड्रॉ दिस डायग्राम हियर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे A, दिस पॉइंट इज B, और ये है मेन पोजीशन O। ओके, यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है मुझे C। डिस्टेंस से हम देखेंगे क्या सेंटर में आता है या नहीं। ये पूरा डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये पूरा डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए ए ओ बी 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर है ए एंड बी का। सो ए क्या हो गया? ए एक्सट्रीम पोजीशन हो गया ना, एंड बी भी क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ओके, बी सी 8 सेंटीमीटर है। दिस बी सी इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए का सी सेंटर नहीं है।
दिस BC इज 8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए कुछ पैरामीटर्स हमें यहाँ पे उसने पूछा है, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट A is negative, the sign of acceleration and force on the particle when it is at B पॉजिटिव। इस तरीके से ऑप्शन हमें दिए है। मतलब हमें देखिए एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, साइन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पैरामीटर हमें यहाँ पे पूछे हैं। देखिए हम यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। चलो इसका हम एक थोड़ा सा यहाँ पे टेबल बना देते हैं कि कौन से पोजीशन पे क्या पैरामीटर किस तरीके से आएगा। मतलब इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसके बाद में आना चाहिए। पोजीशन उसने दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंपेयर करना है हमें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स का डायरेक्शन भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मतलब कौन से पोजीशन पे है हर एक पॉइंट के लिए देखेंगे, सब पॉइंट के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स हम यहाँ पे देखेंगे, फिर ऑप्शन के साथ क्रॉस चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे, इट इज पोजीशन ए। उसके बाद में सेकंड पोजीशन है बी, पोजीशन सी एंड पोजीशन डी। इट इज ओ ना, देखिए ए, बी, सी एंड ओ, नॉट डी। ओके, पोजीशन ए, पोजीशन ए कैसा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है ना। पोजीशन ए एक्सट्रीम है मतलब वेलोसिटी कितना आएगा, 0। पोजीशन बी भी कैसा है, पोजीशन बी भी एक्सट्रीम है मतलब वहां पे भी वेलोसिटी कितना आएगा, 0। नाउ पोजीशन सी, पोजीशन सी पे वेलोसिटी कैसे होगा, देखिए इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मेट में देखेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये होगा राइट साइड, ये होगा लेफ्ट साइड। राइट साइड का हर पार्ट, हर पैरामीटर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड का हर पैरामीटर नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी, पोजीशन सी पे वेलोसिटी कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, एंड पोजीशन ओ पे एंड गोइंग टूवर्ड्स बी अगर हमने कंसिडर किया तो उस केस में निगेटिव आएगा, एट पोजीशन ओ एंड गोइंग टूवर्ड्स ए या फिर बी। ओके, तो ये एक्चुअली ओ के लिए हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं, उसने उस तरीके से वहाँ पे दिया भी नहीं है ना। एक्सेलरेशन के लिए देखिए ए पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। बी पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। एंड सी पोजीशन पे अगर देखा तो एक्सेलरेशन वापस आएगा पॉजिटिव। फोर्स के बारे में भी लेफ्ट राइट साइड कंसिडर कीजिए, ए पोजीशन पे फोर्स पॉजिटिव आएगा, बी पोजीशन पे फोर्स नेगेटिव होगा, देखिए डायग्राम की तरफ। एंड सी पोजीशन की तरफ वापस से फोर्स होगा पॉजिटिव। अब क्रॉस चेक कीजिए ये वैल्यूज, क्रॉस चेक दिस टेबल विद द ऑप्शंस। Just read the question. A mass oscillate along the x-axis according to the law x. X is given, x equal to x0 cos omega t minus pi by 4. If the acceleration of the particle is written as, acceleration कैसे दिया है, acceleration equal to a cos ओमेगा टी प्लस डेल, मतलब ये एक्सेलरेशन है ए एंड ये जो कैपिटल ये है ये एम्पलीट्यूड है। ओके, अब देखिए ये रिलेशन एक्सेलरेशन तक है,
और ये डिस्प्लेसमेंट तक है। इसको डिफरेंशिएट करो, इट विल बिकम dv बाय सॉरी dx बाय dt, मीन्स इट विल गिव v ना, dx बाय dt किया तो v मिलेगा। नाउ x0 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। ओके, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 एज इट इज, इंटू ओमेगा आएगा वापस एक, तो ओमेगा यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन। वेलोसिटी तक पहुंच गए, एक्सेलरेशन तक जाना है। सो दिस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी इक्वल टू माइनस x0 ओमेगा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 इंटू ओमेगा। ओके, अब देखिए ये एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या आया, माइनस x0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, दोनों को अगर हमने कंपेयर किया है, दो चीजें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। कौन सी दो चीजें, फर्स्ट वाली चीज, यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया है। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड माइनस दिया है, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए और यहाँ पे भी माइनस नहीं चाहिए। तो ये माइनस मुझे किस तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो दिस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, नाउ इसको हम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ x0 ओमेगा स्क्वायर कॉस, देखिए यहाँ पे पाई मैंने लिख दिया, प्लस ओमेगा टी लिख दिया, माइनस पाई बाय 4, यानी ये मेन ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, कॉस पाई, कॉस पाई को यहाँ पे ऐड ऑन किया है। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, देखिए यहाँ का माइनस निकल गया, यहाँ से माइनस हट गया है, यहाँ का माइनस हमें नहीं चाहिए था, और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे प्लस लाना पड़ेगा, तो आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो देखो x0 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी भी एज इट इज। अब देखिए ये पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना आएगा, 3 पाई बाय 4 आएगा। सो 3 पाई बाय 4 आएगा। अब दोनों को कंपेयर करो आप, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड हमारा जो इक्वेशन आया है, यहाँ पे ए कितना है, x0 ओमेगा स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, x0 ओमेगा स्क्वायर, कॉस की जगह पे कॉस ओमेगा टी एंड डेल कितना है, 3 पाई बाय 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ मैंने पाई ऐड किया है माइनस निकालने के लिए, यहाँ का माइनस निकल जाता है यहाँ पे अगर हमने पाई ऐड कर दिया तो। रीड द क्वेश्चन। The displacement time graph of a particle undergoing simple harmonic motion is as shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 4/3. Acceleration निकालना है मुझे, कब, जब टाइम है 4/3। ना यहाँ पे देखिए कुछ पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे डायग्राम से, जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है, 1 दिख रहा है मुझे, 1 सेंटीमीटर।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड ना। एक साइकिल का पीरियड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगा है, 8 सेकंड। सो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड भी मिल गया है 8 सेकंड। एंड टी तो उसने दिया है, टी इज गिवन 4/3। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड भी उसने दिया है। अब देखिए, आई कैन गो फॉर द रिलेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम यहाँ पे रिलेशन यूज करके x फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। देखिए, मुझे एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वापस बताता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ ओमेगा में फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टी है, और डायग्राम से मुझे कुछ पैरामीटर्स मिल गए। जैसे कि क्वेश्चन में टी दिया है उसने स्मॉल टी, कैपिटल टी भी दिया है डायग्राम में, एम्पलीट्यूड भी दिया है। मुझे एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा। तो एक्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। एक्स इक्वल टू ए कितना है, ए इज 1 साइन ओमेगा टी मुझे करना पड़ेगा। सो इट इज 2 पाई/टी ना, इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी आएगा पीरियड, इंटू दी स्मॉल टी कितना दिया है 4/3। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स इक्वल टू साइन, नाउ इट इज आई विल पुट वैल्यू वंस, 2 पाई/टी, कैपिटल टी है 8 इंटू दिस 4/3। सो इट इज 1, it is 2, this 2 will get cancel, x equal to साइन ऑफ π/3। साइन ऑफ π/3 यहाँ पे आ जाएगा। साइन π/3 कितना आता है, √3/2 √3/2। सेंटीमीटर में आएगा। ये क्यों सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में ही यूज़ किया है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए, मुझे निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस एज इट इज ओमेगा का स्क्वायर 2 पाई/8 का स्क्वायर इंटू एक्स √3/2। अब ऑप्शंस देखिए सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो कन्वर्जन की कुछ भी जरूरत नहीं, इसको सेंटीमीटर में हम रहने देंगे। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, या फिर डॉट वैल्यू से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल, यहाँ पे बचा 2 पाई² डिवाइडेड बाय 64 इंटू √3, 132। सो √3 इंटू π² डिवाइडेड बाय 32। सो π² √3 32। कोई दो ऑप्शन सेम है क्या यहाँ पे? ए आणि डी सारखं यस, सो विल टेक बोथ। तर रूट, पण आपण मायनस मध्ये येणार आहे का? यस, पण मायनस मध्ये ऑप्शन दिलेलं नाही ना याच्यामध्ये. ओके, मायनस. एक मायनस करून टाका कोणतं. Then what we will do, we will make option A as a minus and that one as a correct. √3/32 π² centimeter per second square. A block whose mass is 1 kg
इज फास्टेंड टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है और इसको एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। सो एक्स इज गिवन 10 सेंटीमीटर। मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किया हमने। ऊपर किया हो सकता है या फिर नीचे किया हो सकता है। 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इक्वल टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम द रेस्ट एट t इक्वल टू 0। मतलब नीचे से इस मीन पोजीशन से उसको ऊपर लेके गए। कितना? 10 सेंटीमीटर। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 5 सेंटीमीटर, तब मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नाउ देखिए, काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। जस्ट पुट द वैल्यूज। वापस से एक बार बताता हूँ आपको। टोटल एनर्जी मतलब रहता है हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बार देखा है कंसेप्ट। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के। अब देखिए, के डायरेक्टली दिया है, के एक्स स्क्वायर। सो इट इज हाफ के इज 100 एक्स का स्क्वायर। सो इट इज 25 इंटू 10⁻²। जस्ट सिंप्लीफाई इट। 25। देखिए 10⁻², 10⁻² विल गेट कैंसल। 25 डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी चेक करो यहाँ पे एक बार। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो मतलब ये पहला वाला काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाला पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जीज आर गिवन इन जूल। सर ते 10⁻² नाही, ते 10⁻4 होईल ना स्क्वेअर केलं. Yes, I will convert 5 into 10⁻² square. So it will become 12.5 into 10⁻². Okay, 12.5 into 10⁻². So 0.125। इसमें कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें 0.125 पोटेंशियल एनर्जी है? 0.125। 2. दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड सी। मतलब बी एंड डी इट इज रॉन्ग। इसकी वजह से हमें निकालना पड़ेगा अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हाफ के इज 100, के इज 100, ए स्क्वायर। अब देखिए एम्पलीट्यूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड है ना। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10। टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 है, उसमें से कितना हुआ है? 5 हुआ है। मतलब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड है। सो ए का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर 25। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² से। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 10⁻⁴ से। मतलब ये सेंटीमीटर टू मीटर भी हो गया और उसका स्क्वायर भी हो गया। जस्ट सिंप्लीफाइड 50। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर हमने किया है, मतलब 100 इंटू 10⁻⁴ माइनस एक्स स्क्वायर हमने किया है, मतलब 25 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ कॉमन निकाल दिया, इट इज 75 इंटू 10⁻⁴। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड। कितना आता है? 0.37। 0.375. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। यहाँ पे याद रखो, उसने बोला कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने उसको 10 को एम्पलीट्यूड पकड़ लिया।
और ये 10 में से कितना गया है ऊपर, 5 ऊपर गया है, मतलब x हमने कर दिया 5 सेंटीमीटर एंड एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। Which of the following सर मार्क्सचा स्क्रीनशॉट राहिला होता. हॅलो. हाँ घे ना बेटा, मागचाच क्वेश्चन. हो सर, झाला. Which of the following energy time graphs represent damped harmonic oscillator? Yes. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए नहीं आएगा. इट वाज प्रीवियसली हमने सेम टाइप का क्वेश्चन देखा था, पर वहां पे जो कंसेप्ट था, यहाँ पे टाइम था एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, एम्पलीट्यूड था. इस तरीके से एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा था एंड फाइनली इट बिकेम जीरो. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता था, पर यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. ध्यान दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा, एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. एनर्जी कम ज्यादा थोड़ी होगा. देखिए एनर्जी बढ़ गया वापस एनर्जी कम हो गया, एनर्जी बढ़ गया वापस एनर्जी कम हो गया, ऐसा नहीं होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर में. एनर्जी तो कम ही होते जाएगा ना, एनर्जी कम होते जाएगा. ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है कम ज्यादा लाइक दिस, एंड लास्ट में एम्पलीट्यूड हो जाता है जीरो. एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है. ओके, पर एनर्जी के बारे में वैसे नहीं होगा. एनर्जी तो एक्सपोनेंशियली कम होते जाएगा, और एनर्जी हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, इसलिए ग्राफ इस तरीके से एनर्जी का आएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The frequency of oscillations of a mass m suspended by a spring, if nu1, the frequency is given nu1. If the length of the spring is cut to 1/2, the same mass oscillates with the frequency nu2. Length half कर दिया है, same mass oscillate with the frequency nu2. The value of nu2 is to nu1 is. ओके, फ्रीक्वेंसी. देखिए जनरली हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद नहीं रखते, हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखते हैं. टी इक्वल टू 2π√m/k. अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि k ऊपर चाहिए कि m ऊपर चाहिए. ओके, सो टी इक्वल टू 2π√m/k. इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ. क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला है ना, टाइम के फॉर्मूला में m आता है ना, तो याद रखो हमेशा जब मैं टाइम का फॉर्मूला लिखता हूं टाइम के लिए, तब m हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि टाइम होता है तो टाइम में m आता है. बराबर है. सो t इक्वल टू 2π√m/k. टाइम के स्पेलिंग में m है, मतलब टाइम का फॉर्मूला अगर मैं लिख रहा हूं तो m हमेशा ऊपर जाएगा. ओके, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कंपेयर करना है. अगर टाइम में m ऊपर जाता होगा तो फ्रीक्वेंसी में ऑब्वियसली नीचे आएगा. इट इज k डिवाइडेड बाय m. फ्रीक्वेंसी में वो हमेशा नीचे आ जाएगा यहाँ पे. अब देखिए लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट टू 1/2. स्प्रिंग की लेंथ को क्या किया गया है, यहाँ पे हाफ किया गया है, 1/2 किया गया है. ओके, तो यहाँ पे देखिए इट्स फोर्स कांस्टेंट विल गेट डबल ना. ये जो फोर्स कांस्टेंट है, देखिए जब हम लेंथ को हाफ करते हैं ना तो फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाएगा उस केस में. याद रखो ये कंसेप्ट. व्हेन लेंथ इज डन हाफ, then its force constant gets double.
1/2 अगर लेंथ हो गया तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा 2k, मीन्स इट विल गेट डबल। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी देखो कैसे आएगा, ν1 फर्स्ट केस में है, ν2 सेकेंड केस में है, वो आएगा √2, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट देखिए न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k ना, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, तो वो आएगा कितने टाइम्स, √2, √2 इज टू 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सर आपल्याला ν2 ν1 काढायचं. नाही बेटा, याच्यामध्ये बघा ना आपल्याला काय केलंय, 1/2 केलाय ना, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट टू 1/2, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, म्हणजे अगोदर किती येतो, ν1 ना, अगोदर ν1 आहे. इफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट टू 1/2, द सेम मास ऑसिलेट विथ द फ्रिक्वेन्सी ν2. ओके, 1/2 केलाय म्हणजे सेकंड केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी किती झालाय, तो ν2 झालेला आहे. आता बघा, आपण जर याच्यामध्ये रिलेशन यूज केला फ्रिक्वेन्सीचा इन टर्म्स ऑफ के, तर काय येणार, तो इट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, सो ν1 बाय ν2 इट इज √, बघा फर्स्ट केसमध्ये तो किती होता, के, आणि सेकंड केसमध्ये तो किती आहे, 2k ना, बरोबर. नाउ दिस के विल गेट कॅन्सल, सो इट इज 1 बाय √2, बरोबर. आपल्याला ν2 बाय ν1 काढायचा म्हणजे किती येणार, तो √2 येणार ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ν2 बाय ν1 लिहितोय इकडे, ν2 बाय ν1 काढायचं, म्हणून मी याला बघा इकडे जे हे लिहिलंय ना, हे डायरेक्टली मी रिव्हर्स करून लिहिलंय. बघा ν1 बाय ν2 किती येतं, 1 बाय √2 येतं ना, म्हणजे आपल्याला जे फायनल आन्सर काढायचंय त्याचं आपल्याला रेसिप्रोकल घ्यावं लागेल, म्हणून तो येणार √2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक आहे, बाकीचा पार्ट आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचार.